हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे आज एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। इतिहास के पन्नों से दो राजाओं को, एक है नेपोलियन बोनापार्ट, एक है समुद्रगुप्त। हमारे सामने देखिए, एक है नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरी ओर है समुद्रगुप्त। तो देखिए, इसकी इन दोनों की कंपैरिजन होता है। विंसेंट स्मिथ ने इन दोनों को कंपेयर किया था और समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कहा था। तो ये क्या सही है कि समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन? अब अंग्रेज हैं तो नेपोलियन तो बाद में आए थे, समुद्रगुप्त पहले आए थे, लेकिन उन्होंने कंपेयर कर दिया नेपोलियन से। तो जरा देखते हैं इसमें सच्चाई कितनी है। तो देखिए, क्या दोनों में सिमिलरिटी है? दोनों में सिमिलरिटी है, थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट सैनिक से उभरते हुए इनकी सम्राट की जर्नी तक, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के लड़के और ये महान शासक, गुप्ता डायनेस्टी के सबसे महान शासक गिने जाते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ पूरी गुप्ता साम्राज्य के महान शासकों में से एक है समुद्रगुप्त। तो देखते हैं इनकी दोनों की कंपैरिजन, क्या कंपैरिजन करने लायक है कि यार ऐसे ही इन्होंने विंसेंट स्मिथ ने ऐसे ही बोल दिया कि समुद्रगुप्त के बारे में। देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज़ें बता रहा हूँ, सैनिक से सम्राट और एक चंद्रगुप्त, एक राजा का बेटा जो इतना महान राजा हुआ। लेकिन देखा जाए शुरुआती दौर में ये चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त से घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम तक ऐसा देखा जाए तो इस गुप्ता एम्पायर इतना फैला नहीं था, एक मगध तक ही सीमित था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो फ्रांस रेवोल्यूशन में नेपोलियन बोनापार्ट की ये जनक एक तरीके से बोला जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जो 1789 में हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट को, ठीक है। इनकी अलग अलग लड़ाइयाँ, इनकी विस्तार नीति देखेंगे, इनकी क्या विशेषता थी, इनकी क्या विशेषता थी। तो अब थोड़ा सा हम समुद्रगुप्त पे आते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त जो है ना, समुद्रगुप्त ये इन्होंने 4 लड़ाई करी। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इन्होंने 100 राजाओं को हराया है। 100 राजाओं को हराने वाला सम्राट है समुद्रगुप्त। और इधर देखेंगे तो नेपोलियन बोनापार्ट ने करीब करीब 46 राजाओं को एक तरीके से देश ओस मिला के 46 लड़ाई इन्होंने किया है। समुद्रगुप्त कभी हारे नहीं। आप पूरी इतिहास में आप देखेंगे तो समुद्रगुप्त कभी हारे नहीं। ये ऐसा राजा, मैं इसको श्रेष्ठ राजा में इनकी गिनती करता हूं, ये कभी हारे नहीं। देखिए, आर्यवर्त का विजय अभियान, दक्षिण पथ के आर्यवर्त का विजय अभियान 2 बार इन्होंने किया था। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इनमें 9 राजाओं को हराया था इन्होंने। जब विजय अभियान स्टार्ट किया था तो 9 राजाओं को हराया था। दक्षिण पथ की विजय अभियान इन्होंने स्टार्ट किया था तो 12 राजाओं को इन्होंने हराया था। और दक्षिण पथ में जाके इन्होंने मुक्त किया था बहुत सारे राजाओं की। फिर आर्टिक राज का विजय, अटविक का मतलब होता है, देखिए जनजातीय जो राजा थे ना, उनको भी इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हरा के और अपने साम्राज्य में शामिल किया। असमवर्ती राज का मतलब जैसे नेपाल और भूटान जो आपके ऊपर है, इन राजाओं को भी इन्होंने हराया और शासन में। तो सोचिए, इस तरह से देखा जाए तो ये भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा है। ऐसे ये पूरी की पूरी जो है ना, ये इस पे पूरी की पूरी कंट्रोल जो था वो समुद्रगुप्त को देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारे 100 राजाओं को हराने वाले राजा कहा जाते हैं समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त कभी हारे नहीं आखिरी वक्त तक। दूसरी तरफ थोड़ा नेपोलियन बोनापार्ट को देखते हैं। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन में सैनिक थे, इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने की अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपनी रैंक को बढ़ाते गए। इनकी जो प्रतिष्ठा मिली जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ये अपनी सैनिक से होते हुए ऑफिसर रैंक में इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाते गए। कैंपो फर्मिया की संधि जो ऑस्ट्रिया के साथ था, ये इनकी जीत थी, सेनापति के रूप में इनकी जीत थी। उसके बाद नील की लड़ाई में दोस्त, नील की लड़ाई में 1798 में ये क्या किए,
मिस्र पर अटैक, और मिस्र जो संरक्षण था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में था। तो इनके लगा कि अब क्या करें, इनकी विस्तार किया जाए, तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया, मिस्र पे अटैक किया और मिस्र की लड़ाई में ये हार गए थे। मिस्र की लड़ाई में ये हार गए थे। सीरिया के युद्ध में भी इनको कुछ खास विजय प्राप्त नहीं हुआ था, और बैटल ऑफ मरेंगो जो 1800 में हुआ था, ये इन्होंने वास्तविक रूप से पहली बार इनकी जीत थी। क्या बोलते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट की। 1802 में अपने आप को सम्राट घोषित किए फ्रांस का, और 2 लड़ाई, द बैटल ऑफ ट्राफलगर की लड़ाई जो है सबसे ज्यादा ऑस्ट्रिया और रसिया साम्राज्य जो एकजुट होकर लड़ी थी, इस सम्राट को यही लड़े थे। और यहां लड़ने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट की जो है ना, वो आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि ये जो इतनी बड़ी नेवी ईस्ट इंडिया कंपनी की भयानक थी, उसको हराने की जो मंशा इनके अंदर पैदा हुआ, और ये स्टार्ट हो गए उन जगहों पे जो कि जहां जहां इंग्लैंड के साम्राज्य था, उस जगहों को आक्रमण करना और उनको हराने। आप मान सकते हैं कि यूरोप के हर कंट्री को रौंदा होगा इन्होंने, यूरोप के हर कंट्री को रौंदा, और ऐसे करते 46 कंट्रियों को इन्होंने करीब करीब रौंदा था। लेकिन कुछ इनकी हार का सामना करना पड़ा सिदिया के युद्ध में, नील की लड़ाई में, और आखिरी जब इनकी लड़ाई साबित हुई दोस्तों, द वाटरलू की लड़ाई में, यह पूरी तरह परास्त हो गए वाटरलू की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ, और इनकी जो साम्राज्य था नेपोलियन बोनापार्ट की, वहीं जाके खत्म हो जाता है नेपोलियन बोनापार्ट की। इधर लेकिन समुद्रगुप्त को देखते हैं तो इन्होंने इतनी बड़ी साम्राज्य खड़ा कर दिया, इतनी बड़ी साम्राज्य खड़ा कर दिया कि इस साम्राज्य को आगे बढ़ाते गए। इनका बेटा जो हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकेंड, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये इंसान तो और भी कलाकार निकला, और इन्होंने शादी कर करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जो विक्रमादित्य थे ये तो लड़ाई करते थे, लेकिन इनके जो बेटे हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, ये तो बड़ी खतरनाक निकले, और इन्होंने क्या किया, अपने राज्य को इन्होंने जो विस्तार नीति दी, वो विस्तार नीति थी दोस्तों शादी कर करके। नागसेन का एक वो था, नागसेन वंश की जो लड़की थी, कुबेर नाग के साथ विवाहित, नाग के साथ विवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किया। उसके बाद इनका देखा जाए ध्रुव देवी के साथ से कुमारगुप्त की उत्पत्ति हुई। ध्रुव देवी एक्चुअली इनके रामगुप्त इनके बड़े भाई थे, और रामगुप्त ने क्या किया था कि शकों से हार गए थे, और उसके बदले इन्होंने अपनी वाइफ को, कहा जाता है अपने वाइफ को इन्होंने दे दिया था। इससे गुस्साया चंद्रगुप्त, इनके बड़े भाई थे रामगुप्त, इससे गुस्साया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और शकों को हराया। अपने भाई रामगुप्त को भी देखा जाए तो कुछ जगहों पे लिखा है, वहाँ पे उन्होंने उनको मारा और अपनी साम्राज्य पर बैठे थे। ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी है। लेकिन समुद्रगुप्त के बारे में देखा जाए, कहीं भी रास्ता नहीं छोड़ा था इन्होंने। अपनी दक्षिणापथ की लड़ाई, दक्षिण में 12 राजाओं को, पहले आर्यवर्त की लड़ाई में 9 राजाओं को इन्होंने मात दिया था, और उसके बाद सबको अपने उसमें दक्षिणापथ की लड़ाई, दक्षिण में जाके इन्होंने पलवज राज इसमें था, पलवज जैसे राज्य था जिन पर कंट्रोल किया, उनको हराया। 12 राजाओं को एक साथ अलग अलग जगहों पे इन्होंने हराया था। आठवीं की समावर्ती राज का जो इतने विस्तार, और ये 100 राजाओं को हराने वाला राजा थे दोस्त, ये मान सकते हैं। और ये वर्णन हमको प्रयाग प्रस्ती, इनका अभिलेख है प्रयाग प्रस्ती, कहाँ है दोस्तों, इलाहाबाद में, जो कि इनका विवरण देता है। और इनके ही राज दरबारी कवि थे हरिसेन जो कहते हैं इनके बारे में, प्रयाग प्रस्थि पे इन्होंने लिखा है, जैसे शिव के
जैसे शिव से गंगा जी का प्रभाव होती है, वैसे ही समुद्रगुप्त की विस्तार, इनका अपने अपने दायित्व, जो अपने जनता के साथ इनका दायित्व, इनका विद्या, इनकी आप देखेंगे कि ये बिना, ये म्यूजिक वाले बंदे भी थे कवि के रूप में, इनको कविराज भी कहा जाता है दोस्तों, कविराज भी, इनकी कविराज भी, इनकी पर्सनालिटी अद्भुत थी समुद्रगुप्त की। कवि, लेखक, आपको देखा जाए तो इन्होंने विद्या, ये विष्णु के परम भक्त थे, इन्होंने ना मतलब मल्टी टैलेंटेड जो आज के ज़माने में बोलते हैं ना दोस्तों, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा था अपने जीवन में, इतने मल्टी टैलेंटेड। और मैं तो कहता हूँ इस बंदे के बारे में, इस राजा के बारे में लोगों को कम जानकारी है। ऐसा राजा तो अद्भुत होता है। इस राजा के पास क्या नहीं था, पढ़ा लिखा, कवि, साहित्यकार, कभी हारा नहीं, 100 राजाओं का राजा, कभी हारा नहीं। इधर बोनापार्ट के बारे में हम देखेंगे तो इन्होंने बहुत सारे लड़ाइयाँ हारी है। आखिरी लड़ाई वाटरलू में जो साम्राज्य इन्होंने बनाया नेपोलियन बोनापार्ट ने, ये अपने रहते हुए ही खत्म कर दिया, लेकिन इधर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को रहते हुए खत्म नहीं किया, ये देखेंगे। उधर देखेंगे इन्होंने, नेपोलियन बोनापार्ट ने कोड लेकर आए जिसको नेपोलियन कोड बोला जाता है, नेपोलियन कोड बोला जाता है दोस्तों। इसमें आप देखेंगे इस बंदे ने भी, नेपोलियन बोनापार्ट ने लोगों के लिए, जो पहले क्या होता था, जो करप्शन था जॉब लेने में, हम अलग अलग सिविल के लिए क्रिमिनल कोड था, सिविल कोड था, क्रिमिनल कोड था, मतलब कैसे दंड दिया जाए, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे चीज़ें लेकर आए। नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया और काफ़ी हद तक इन्होंने इक्वालिटी की बात करी अपने जनता के लिए। तो इस समय देखा जाए तो इन्होंने भी थोड़ा सा मतलब अपनी जनता के लिए इन्होंने काम किया। इधर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में तो दोस्त कहा जाता है अपनी प्रजा को इन्होंने संतान ही मान लिया था एक तरीके से, और इन्होंने कभी भी इवन राजाओं को भी जो पराजित करते थे, आपको बता रहे दक्षिण पथ की लड़ाई में इन्होंने राजाओं को क्षमा याचना कर दी। इन्होंने समांत के सिद्धांत को लागू किया, समंत के सिद्धांत को। देखिए ये सिद्धांत होता क्या है, इन्होंने क्या किया कि राजा को हरा के और वहां पे समंत को बैठाया। ऐसा नहीं किया, बहुत जगह पे इन्होंने ऐसा किया दक्षिण पथ की कि उन्होंने राजा को हराया और उसके बाद समंत को, उसी राज्य के समंत को वहां पर बैठा के और उसका जो है ना पावर को उन्होंने गेन करने की कोशिश करी, वहां से चलाने की कोशिश करे। बहुत दयालु व्यक्ति थे ये समुद्रगुप्त। इन्होंने ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई लड़ने के चलते आप इनको देखेंगे इनकी क्रूरता कहीं दिखाई नहीं देती है, कहीं ने लिखी नहीं है। हरिसेन ने तो इनकी जो गाथा गाया है वो अलग। फ्यान है इनके बारे में, जो फ्यान आए थे तो उन्होंने ट्रैवलर किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, वो तो अद्भुत ही है। तो इस समय देखा जाए, और सोशल डिवीजन जो थी इस समय वो बहुत माइनर सोशल डिवीजन थी, इतनी नहीं थी। जो टसल था सोसाइटी में वो बहुत कम देखने को मिलती है समुद्रगुप्त के समय में। इधर नेपोलियन बोनापार्ट के समय में वहाँ पे सोशल सोसाइटी में टसल बहुत देखने को मिलती है। इतनी नहीं है, इक्वालिटी की जो होती है ना, मौलिक अधिकारों की जो बात जो होने लगी थी फ्रांस, क्योंकि फ्रांस रेवोल्यूशन भी एक कारण था, राजा के खिलाफ जो प्रॉब्लम हुई थी, तो उससे हमको देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्रांति था, ये क्रांति से पैदा हुए नेपोलियन बोनापार्ट थे। और इधर समुद्रगुप्त विस्तार जो है ना, अपने पिताजी के बाद जो श्रीगुप्त घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इन्होंने जो विस्तार अपनाया वो पूरी की पूरी, और इसीलिए दोस्त बोला जाता है गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, गोल्डन एरा बोला जाता है। गोल्डन एरा बोला जाता है इसको, गुप्ता डायनेस्टी को। क्यों बोला जाता है दोस्तों, इसका कारण है इसका साहित्य का विकास। इसके आप कॉइन्स देखेंगे, इन राजाओं ने जो इन्होंने समुद्रगुप्त ने कॉइन जारी किया था, गोल्ड का कॉइन जारी किया था। इसमें मुद्राएं अलग अलग प्रकार की 6 मुद्राएं इसमें देखने को मिलता है, अलग अलग तरीके का, हाँ ठीक है ना। तो इनका जो उज्जैन, आगे में चल के देखेंगे, उज्जैन को इन्होंने क्या किया,
इंडस्ट्रियल हब बनाया इन्होंने, ये और इनके बेटे चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे, इन्होंने इंडस्ट्री पे बड़ा फोकस करी, सोशल पे फोकस करी, और उसके बाद सोशल लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, विस्तार नीति तो थी दोस्तों। और इनको देखेंगे तो ये गोल्डन एरा है, साहित्य के विकास हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 9 रत्न थे, जो आप देखेंगे ये फ्री में हॉस्पिटल, इनके इतने दयालु थे, इन्होंने फ्री में गरीबों की जो है ना चिकित्सा जो है ना हेल्थ के लिए इन्होंने हॉस्पिटल तक खोल दिया था समुद्रगुप्त के लिए। तो इतना दयालु व्यक्ति, इतना दयालु इंसान और इतना दयालु सम्राट। और ये एक ऐसे थोड़ी सी इनकी घृणा इनमें देखने को मिलती है, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ घृणा इनको देखने को मिलती है, अपने ही सम्राटों के खिलाफ, अपने देश के कुछ लोगों के प्रति इनको घृणा देखने को मिलती है। तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए अभी तो कंपेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों के बीच में कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब है दोनों एक समान, देखिए विस्तार नीति में एक समान थोड़ा सा लगते हैं, लेकिन समुद्रगुप्त कभी हारे नहीं हैं। यही नेपोलियन बोनापार्ट हारे हुए, कहीं ना कहीं हारे हुए व्यक्ति लगते हैं, जहां बैटल ऑफ वाटरलू में इनकी अंग्रेजों के हाथ ये पराजित हो गए थे। तो थोड़ा सा इनको कंपेयर करना उचित नहीं है। ऐसा तो बहुत सारे राजाएं हैं जो है जो समुद्रगुप्त के साथ कंपेयर किया जा सकता है उनकी विस्तार नीति, लेकिन एक विस्तार नीति पे इन दोनों का कंपेयर करना उचित नहीं है, क्योंकि ये अलग ही पर्सनालिटी इनकी थी और बोनापार्ट की जस्ट अलग ही पर्सनालिटी थी। इन पर्सनालिटी को मिलाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।